नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MCSA बस्ती में। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। डिटेल वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं और इसी माध्यम से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने सभी टॉपिक्स पे। आज इसी क्रम में हम लोगों ने ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो IAS PCS के एग्ज़ाम में। सभी परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और तमाम जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक आज का बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही रोमांचक है। आपका सूर्यातप है, तापमान है, चक्रवात है, आर्द्रता, वायुदाब, बादल और हवाओं से संबंधित आज आपको प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के हम लोग आए हैं। और यकीनन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और आपका बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक भी होगा। साथ ही साथ आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है दोस्तों आज के क्लासेस में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, कथन और कारण के रूप में प्रश्न है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहला प्रश्न आपका आपके सामने उपस्थित है। देखिए, कथन और कारण के रूप में प्रश्न नंबर 1 आपका ये है, ठीक है। प्रश्न 1 है, इसमें कथन और कारण का है, कथन है और कारण है। देखिए क्या कह रहे हैं और क्या ये सही है या कथन कारण की पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से आपको जवाब देना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप रेगुलर करते हैं और इसको समझ चुके होंगे आप लोग। पहला कह रहा है, कथन जो कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से धरातल से, पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो क्या ये कथन सही है? कारण कह रहा है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। क्या कह रहा है? पृथ्वी की धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट, ये कथन कारण की पुष्टि कर रहा है? क्या ये भी सही है क्या? तो आपको कूट में जवाब देना है दोस्तों। चलिए आंसर का जवाब आप देना शुरू करिए। पहला कह रहा है, आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना जानते हैं। चलिए मैं बता भी दे रहा हूँ। एक प्रश्न है, पहले कह रहा है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की पुष्टि करता है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहा है आपको कथन और जो दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है वो कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा कह रहा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आपको जवाब आ गया होगा। तो इसमें देख लीजिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है दोस्तों। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपका है। तो इस तरह से आपको उसको ध्यान रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है दोस्तों, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती रहती है, क्यों होती रहती है दोस्तों? तो आपको मालूम है कि ऊंचाई पर चढ़ने पर तापमान में क्या होता है दोस्तों, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कमी होती है तापमान में। इस तरह से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की जो है कमी आ जाती है। कितनी की? 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है ऊंचाई पर जाने पर तापमान में, ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर। तो ये प्रश्न, इसमें प्रश्न इसी आधार पर आपको जवाब देना है। कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि कह रहा है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। पहला कारण ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा कह रहा है वायुमंडल में हवाएं कम घनी होती हैं। तो इसमें से स्टेटमेंट आपको देखना है कि कूट के रूप में आपको बताना है जवाब कौन सा सही है। तो देख लीजिए, ऊपर जाने पर दोस्तों वायुमंडल आपका सघनता नहीं रहती है, वहाँ पर घना नहीं रह जाता है, कम हो जाता है, कम घनी हो जाती है, सघनता घट जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा क्या ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है? नहीं भाई, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता नहीं होती, क्योंकि जानते हैं आर्द्रता केवल क्षोभ मंडल में ही होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वायुमंडल पृथ्वी सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं इसमें से कि वायुमंडल ऊपर की तरफ ही गर्म होता है आपका,
क्योंकि भाई जब सूर्य की किरणें आती हैं और जो उसकी पार्थिव विकिरणें जाती हैं तो वायुमंडल की जो है वायुमंडल की पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर, यानी कि कहने का सेंस है कि पृथ्वी की सतह के केवल ऊपर की ओर वाला वायुमंडल गर्म होगा, ना कि शेष ऊपर वाला होगा। तो स्टेटमेंट ये भी सही आपका है, तो यानी कि स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, और पहले दूसरे का ऑप्शन जिसमें होगा वो दोस्तों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यतप को परावर्तित करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एल्बिडो के बारे में पूछ रहा है, किसका एल्बिडो अधिक है दोस्तों। जिसका एल्बिडो अधिक होगा वो ज़्यादा परावर्तित करेगी, और सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है सफ़ेद नई बर्फ़ का, जो एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या कह रहा है, पहले इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आधार पर आपको जवाब देना है। कह रहा है बालू, दूसरा कह रहा है धान की फसल युक्त भूमि, तीसरा कह रहा है नौपात हिम के आच्छादित भूमि, नौपात यानी नई, यहाँ पर कहने का सेंस है यहाँ पर नौपात हिम से आच्छादित भूमि, और चौथा कह रहा है प्रेरी भूमि। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो मैंने बताया था दोस्तों कि हिम के आच्छादित नौपात यानी नया हिमपात होता है, इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, और इसका एल्बिडो लगभग करीब में आपका 75 से 95% के आसपास होता है, यानी कि 100% का लगभग 95% ये रिफ्लेक्ट कर देता है, 75 से 95% जो है। और एक बात और भी जान लीजिए, पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है, किसका, पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है दोस्तों, वो आप जवाब लिख करके हमें भेज सकते हैं। चलिए बता देता हूँ जवाब क्या लिखेंगे, क्योंकि आप लोग लिखते ही नहीं हैं तो मैं थक गया हूँ, इस नाते मैं जवाब आपको दे दे रहा हूँ सीधे यहीं पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 30 से 35 इसका एल्बिडो है। और बाकी चीज़ों का भी एल्बिडो अगर देखना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि एल्बिडो किसका क्या होता है, इसके बारे में आप देख लीजिए एल्बिडो किसका क्या है। इसका एल्बिडो आप देख रहे हैं, बालू का एल्बिडो जो होता है दोस्तों, बालू का जो एल्बिडो आपको कह रहा है, वो बालू का एल्बिडो क्या होता है आपका, ये जान लीजिए आप लोग। बालू का एल्बिडो जो है 20 से 30 के आसपास होता है, 20 से 30% एल्बिडो होता है, 20 से 30 है, सॉरी 35 नहीं है, 30 से 30 है। और इसके बाद में क्या कह रहा है कि धान की फसल युक्त भूमि जो होती है, इसका एल्बिडो बहुत कम होता है, 3 से 15% के आसपास धान के खेत का एल्बिडो होता है। और प्रेरी के घास के मैदानों का जो एल्बिडो है वो दोस्तों 10 से 20% के आसपास होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेरी का 10 से 20% एल्बिडो है, बालू वाला रेगिस्तानी क्षेत्र का है 20 से 30% एल्बिडो है, धान की फसल युक्त जो भूमि है उसका एल्बिडो 3 से 15 के बीच में है, और पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है वो आपका कितना है, 30 से 35 के आसपास। और सबसे ज़्यादा एल्बिडो अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, नौपात यानी 9 हिमपात जो हुए रहते हैं उनके आच्छादित भूमि जो होती है उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, 75 से 95 के आसपास। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, कौन एल्बिडो से संबंधित है। पहला कह रहा है संचार शक्ति, दूसरा कह रहा है आवेशित शक्ति, तीसरा कह रहा है उत्सर्जन शक्ति, और चौथा कह रहा है वापस की शक्ति। तो इसमें आपको बताना है, बड़ा ही सहज प्रश्न है, तो ये आप जान लीजिए कि क्या हो सकता है। संचार की शक्ति तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अवशोषित करने की शक्ति तो भाई एल्बिडो अवशोषित नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा उत्सर्जन की शक्ति, उत्सर्जन जो करेगा नहीं, जब लेगा ही नहीं तुरंत वापसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा आपका, तो ये जान लीजिए। और किसी सतह की परावर्तित क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। किसी का जो परावर्तन होता है किसी वस्तु का, किसी वस्तु से सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन है वही एल्बिडो कहलाता है, ठीक है। और जमी हुई बर्फ़ के जो एल्बिडो सबसे ज़्यादा उच्च होती है, और ताज़ी बर्फ़ का तो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। एल्बिडो यही करता है, परावर्तित कर देता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। और सबसे कम एल्बिडो अगर पूछे एग्जाम में, कभी आप तो ज़्यादा जान रहे हैं दोस्तों, तो सबसे कम एल्बिडो किसका होगा, तो जो हरित क्षेत्र होंगे यानी जंगल वाले क्षेत्र होंगे, वन वाले क्षेत्र होंगे, या हरित मैदान वाले जो क्षेत्र होंगे, इनका सबसे लोएस्ट एल्बिडो होता है। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में जो था उसमें आप लेके धान के खेत का भी देखा आपने, तो उसमें बहुत कम एल्बिडो धान के खेत का भी आपका था, लगभग 3 से 15% के बीच में। प्रेरी घास के मैदान के बारे में उसका है जो आपका 10 से 20% के बीच में था। तो इस तरह से कहिए कि जो घास के मैदान है या वन वाले जो क्षेत्र है उनके एल्बिडो सबसे कम होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है आपको। बताइए, पहला, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है।
तो भाई उत्तरी गोलार्ध का ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा परिसर है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ठीक है, तो वार्षिक परिसर अधिक है आपका, ये आपका बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध के तापमान का परिसर अधिक है, क्योंकि भाई उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थल की अधिकता है, तो उसका ताप परिसर अधिक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। और पहला देखना है आपको क्या है कि सही था कि गलत था। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। भाई देखिए, क्या प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है? नहीं, ये उल्टा कह दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में अधिक तापांतर पाया जाता है, ये जान लीजिए। की तुलना में प्रशांत महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, नहीं, अटलांटिक में ज़्यादा पाया जाता है। सागर का आकार जितना ही बड़ा होता जाएगा दोस्तों, उसका वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाएगा, ये जान लीजिए। सागर जितना ही बड़ा होता जाएगा, तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? वो प्रशांत महासागर है। तो सबसे बड़ा होगा, उसमें क्या होगा, सबसे जितना बड़ा आकार मैंने कहा, वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाएगा, यानी कि जितना बड़ा होगा उसका वार्षिक तापांतर उतना ही कम होगा, और जितना ही छोटा होगा उतना ही वार्षिक तापांतर अधिक होगा। तो अपेक्षित देखिए, प्रशांत महासागर बड़ा है अटलांटिक महासागर के, तो यहाँ पर क्या होगा, वार्षिक तापांतर परिसर अधिक होगा। कहाँ पर? अटलांटिक में अधिक होगा, न कि प्रशांत महासागर में अधिक होगा। ठीक है, वार्षिक तापांतर परिसर अधिक होता है, ये गलत लिख दिया है, कम होता है लिखा होता तो सही हो जाता दोस्तों। तो दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है? तो इसमें से आपका जो आंसर आ जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला कह रहा है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है आपको। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, अति परिवर्तित गैस है, तो जलवाष्प निचले मंडल की अति परिवर्तित गैस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जलवाष्प ऊपर चला जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी में मिलता है, मंडल में ही मिलेगा सबसे ज़्यादा जलवाष्प। ठीक है, दूसरा कह रहा है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो अधिक तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, बल्कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आयनवर्ती क्षेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ना कि विषुवत रेखा में। तो यहाँ पर ये आपका कूट गलत हो जाएगा दोस्तों। 20 डिग्री अक्षांश कहता है, चाहे उत्तरी या दक्षिणी, तो फिर वो खास तौर से इसमें उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में क्या जो है स्थलों की अधिकता होने के कारण से सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेगा। उत्तरी अक्षांश में स्थित मेखला जो है वो वहाँ पर सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मेखला में विषुवत रेखा पाई जाती है, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तीसरा कह रहा है शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवा क्या लिख रहा है इसमें, ध्रुवा नहीं, ध्रुवामवृत्त। ठीक है, ध्रुवामवृत्त है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्रुवामवृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, तो इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल सही है। शीत कटिबंधी उभय गोलार्धों में ध्रुवामवृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही आपका है। अगला कह रहा है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है, धरातलीय मौसम हवाओं को प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही। केवल दूसरा ऑप्शन करेक्ट गलत था दोस्तों, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों? अभी हमने आपको बताया था, पहले बताइए, भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, तो ऑप्शन अभी आपको मिला था, जवाब आपका आ चुका होगा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास सबसे ज़्यादा जो है तापमान रिकॉर्ड किया जाता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला कह रहा है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, जो साफ रातें होती हैं वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संघनन के कारण, फिर कह रहा आपतन के कारण, फिर कह रहा विकिरण के कारण, और चौथा कह रहा है आपका विचलन के कारण से। तो निश्चित तौर से आप बताइए क्या कारण हो सकता है आपका, बताइए किस कारण से साफ रातें ज़्यादा ठंडी होती हैं अपेक्षिता मेघी यानी बादल वाली रातों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी साफ रातें क्यों होती हैं? क्योंकि उनका विकिरण ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, परावर्तन अच्छी तरीके से हो जाता है, निकल जाती है, कारण ये होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जिसमें कह रहा है आपको
कि जेट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है जेट हवाएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है आपका या गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, जेट हवाएं तो दोनों गोलार्ध में आपको मिलेंगी, कोई ज़रूरी है कि आपको मिलेगा। पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताच्छित उत्पन्न करते हैं। वाताक्ष होना चाहिए, वाताक्ष उत्पन्न करते हैं, सही लिखा है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। नहीं भाई, ये सभी करते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें कह रहा है कुछ करते हैं, कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये कुछ ही चक्रवात हैं करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ही चक्रवात जो है वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। और तीसरा कह रहा है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नहीं, 10 डिग्री नहीं कम होता है, ये आसपास के जो तापमान से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत दे दिया है। और जेट प्रवाह जो हवाएं हैं 5 से 9 मील के जो ऊंचाई पर जो है आपकी धरातल से लगभग 5 से 9 मील की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवाएँ होती हैं, जेट हवाएँ। तो इसमें कह रहा है उत्तरी गोलार्ध जो कहा यही गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शन सही हो रहा है, मतलब दूसरा केवल हो रहा है दोस्तों। तीसरा वाला भी आपका अगर 5 डिग्री होता है तो सही रहता, नहीं तो गलत हो गया। इस नाते दूसरा ऑप्शन का जो भी ऑप्शन है तीसरा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, बिल्कुल ऊर्जा भर लीजिए अपने शरीर के अंदर। अब चलिए तेजी से इस प्रश्न को करते हैं। कथन कह रहा है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलिक होता है, अभ्यंतरिक कुंडलिक होता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? कथन और कारण का प्रश्न है। देखिए, कारण कह रहा है हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है, क्या ये सही है? अवरोहित मतलब यानी कि गिरती है, वहाँ पर आती है। तो ये क्या क्या मतलब सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, कारण तो सही हो गया दोस्तों। कथन क्या था? पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतरिक कुंडली में होती है, बिल्कुल सही होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और कथन कारण की पुष्टि भी आपका कर रहा है। ठीक है, चक्रवातों की दिशा जो है आप जानते ही हैं कि चक्रवातों की दिशा का क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है दोस्तों? घड़ी की सुई के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो होगा वो क्या होगा, घड़ी की सुई हमारी ऐसे चलती है, ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा हो, लेकिन चक्रवातों के चलने की दिशा इससे अपोजिट होगी, इस तरह से होगी दोस्तों। चक्रवातों की चलने की दिशा ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, घड़ी की सुई के दिशा के अनुकूल होगी। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल होगी। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल, यानी इस तरह से आपकी चलेगी। ठीक है, ये अनुकूल होगी घड़ी के, और उत्तरी गोलार्ध में प्रतिकूल होगी ये चक्रवातों की दिशा। चलिए, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। कहाँ पर उठते हैं टार्नेडो भाई? किस सागर में उठते हैं? ये जवाब आपको देना है। टार्नेडो कहाँ पर उठते हैं? तो पहली बात जान लो टार्नेडो के कहाँ पे आते हैं, ये आप बता दो आप हमको। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो हाँ, तो ठीक है, दिया तो है इसमें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उठते हैं? कैरेबियन सागर में, अरब सागर में, चीन सागर में और शाम सागर में। तो निश्चित तौर से आपको पता होगा, जवाब आपका आ जाना चाहिए अभी तक दोस्तों। और टार्नेडो से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रों में टार्नेडो बहुत ज़्यादा आता है, और कैरेबियन सागर इसका मूल केंद्र के रूप में होता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में यहाँ पर कैरेबियन सागर दिया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबद्ध करेंगे? इसमें से किसको हम लोग क्या करेंगे? टार्नेडो से संबद्ध करेंगे। पहला कह रहा है मैक्सिको की खाड़ी, दूसरा कह रहा है दोस्तों हिंद महासागर, तीसरा कह रहा है चीन सागर, और चौथा कह रहा है यूएसए कह रहा है। तो इसमें कौन किसको शामिल करेंगे दोस्तों? तो अभी हमने बोला कैरिबियन सागर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर टार्नेडो आता है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यूएसए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है? वैली होना चाहिए, एली नहीं होना चाहिए यहाँ पर। एली, टार्नेडो एली, वैली नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ ये शब्द अच्छा है, सही है। टार्नेडो एली है, नॉट की वैली है, एली। टार्नेडो एली किसे कहा जाता है? ठीक है, टार्नेडो एली जो है ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है
अटलांटिक समुद्र तट है, मिसिसिपी मैदान है, प्रशांत तट है, अलास्का तट है। तो ठीक है, ये आपको बताना है। टॉर्नेडो एली जो मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी की घाटी के टेक्सास में दोस्तों, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी का क्षेत्र घाटी क्षेत्र है उसमें जो राज्य पड़ते हैं टेक्सास हो जाता है, ओक्लाहामा जो क्षेत्र है वो हो जाता है, कंसास है, नेब्रास्का है, राज्य सम्मिलित किए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली कहलाता है। ये जान लीजिए, ये जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो प्रभावित क्षेत्र होता है वही टॉर्नेडो एली के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं मैंने बताया। टॉर्नेडो एली के मुख्य जो क्षेत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी घाटी का जो टेक्सास का क्षेत्र है, और ओक्लाहामा का जो क्षेत्र है, कंसास का क्षेत्र है, नेब्रास्का का जो क्षेत्र है, ये सब राज्य जो है टॉर्नेडो प्रभावित क्षेत्र है यूएसए के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, मिसिसिपी की घाटी दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा आप लोग टॉर्नेडो के प्रयोग में लेकर के आते हैं। पहला कह रहा है मर्केली कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है फुजीटा स्केल, और तीसरा कह रहा है साफिर संपलसन स्केल, और चौथा कह रहा है रिएक्टर स्केल। तो बताना है आपको कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जवाब बिल्कुल आ जाना चाहिए। आपको फुजीटा जो स्केल है इसका प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता नापने में किया जाता है। तो याद रखिएगा फुजीटा किसको नापने में किया जाता है, टॉर्नेडो की स्पीड को नापने के लिए, तीव्रता यानी कि गति को नापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। तो टॉर्नेडो से कौन प्रभावित होता है दोस्तों, ऑप्शन दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, चीन सागर है, एशिया है, अमेरिका है। तो निश्चित तौर से जवाब आ चुका होगा आपका, चीन सागर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये टाइफून जो आपका है, टाइफून जो है ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और इसकी उत्पत्ति जो है चीन के पास लगभग करीब में इसके जो है चीन सागर जो आपका चीन के पास, मतलब चीन सागर जो है, चीन सागर यहाँ से हमारा था सागर, चीन सागर के पास में जो है 100 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा, ये 100 से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में जो है टाइफून वगैरह आते हैं। ठीक है, चीन सागर में 100 से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखिएगा, के मध्य में ये क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र के मध्य में उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान मत दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। यहाँ पर सूची से संबंधित प्रश्न है, सूची 1 है, सूची 2 है, और पूछ रहा है उसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए जो है कुछ चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जैसे आप देखेंगे संयुक्त राज्य में भारत में क्या आता है, अब यहाँ पर देखिए कुछ राज्य देश दे रहा है और कुछ इसके बारे में आपको बताना है। अभी जैसे आपने देखा है चक्रवात किसे कहा जाता है दोस्तों, कहाँ पर आता है, वो क्या हो जाता है, भारत में हो जाएगा। चक्रवात जो हो जाएगा वो भारत में हो जाएगा। और इसके बाद में जो है उसके बाद चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, मैंने आसान करने के लिए आपको बना दिया था, विली हो जाता है। फिर अभी आपने देखा है कि चीन सागर में कौन सा, इसका पहला वाला क्वेश्चन जो था क्या आता है वहाँ पे, टाइफून आ जाता है आपका। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उसका चक्रवात है उसे क्या कहेंगे, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से सारे कोटों का मिलान हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी नंबरिंग होगा आप देख लीजिएगा उसमें नंबरिंग के आधार पर। तो पहला हो जाएगा, पहले का दूसरे में आ जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी से आप मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। क्या कह रहा है, विली है, क्या है, अभी देखिए प्रश्न में था विली क्या है, एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्णकटिबंध में उगता है, बिल्कुल गलत है ये। एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, ये भी गलत है आपका। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका बनता है ये, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पर और दे रहा है क्या, लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यता पाई जाती है, मछली प्रकार का है, ये नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, यही गलत है, बाकी सही है सब। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विली के बारे में, हरिकेन के बारे में, टाइफून, फिर
बागियो के बारे में बताना है, तो आपको मिलाना है। तो विली अभी आपको बताया मैंने, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हरिकेन कहाँ हो जाएगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। टाइफून आपका कहाँ हो जाएगा, आपका टाइफून चीन हो जाएगा। और बागियो एक नहीं पता था आपको, जो कि जान गए आपने, फिलीपींस में होता है बागियो, ठीक है। यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात सब है, ठीक, ये चक्रवात है सब। तो जो भी कूट आपका बन रहा होगा उसको आप बना लीजिए। देखिए कौन सा बन रहा है इसमें, विली 2, तो इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे का नहीं, पहले विली का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नहीं पहले का दूसरा जिसमें दे रहा होगा तो 2 में दे रहा है, पहले का दूसरा। तीसरे में क्या कह रहा है, हरिकेन दे रहा है। हरिकेन जो आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी पहला जिसमें दिया होते हैं 2-1 जिसमें दिया वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2-1 दिया है आपको सी वाले ऑप्शन में, या सी नहीं डी होगा बेटा, यहाँ डी वाला ऑप्शन होगा, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, और फिर वही चीज़ें आपको सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये बताना है इसमें से कौन एक कोई सुमेलित नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कह रहा है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अच्छा चक्रवाती देश यहाँ पर दोस्तों ये है, ये आपका प्रश्न में है ये है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है, नंबर 1 नंबर 2 इसे मिलाना है। बैगुओ ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये चक्रवात क्या है, चक्रवात ही है, लेकिन कैसा चक्रवात है ये नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये दे रहा है, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो बैगुआ कहाँ होता है, ये फिलीपींस में है दोस्तों, लेकिन फिलीपींस में यहाँ पर कूट में दिखा नहीं रहा है, यहाँ नीचे होगा ज़रूर। यहाँ पर तो विली भी दे रहा है, जबकि होना चाहिए क्या, फिलीपाइंस होना चाहिए, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बैगुआ जो है इंडोनेशिया में होता है, बैगुओ जो है इंडोनेशिया में आपका होना चाहिए, नहीं यार यहाँ इंडोनेशिया नहीं हुआ, बैगुआ जो है वो फिलीपींस में है, फिलीपाइंस वाले द्वीप समूह में आपको पाया जाता है बैगुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है, जबकि यहाँ पर इंडोनेशिया दिया था, यही मुझे लगता है गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद देख लेते हैं हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी पिछली क्लासेज में हम लोग पढ़ते हैं। टाइफून चीन बिल्कुल सही है ये भी, और फिर विली ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी वही पहला गलत था आपका, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें कोई स्केल होगा जिसके माध्यम से नापा जाता है, आपको बताना वही है। साफिर सिम्पसन मापक है, दूसरा कह रहा है मर्केली स्केल, तीसरा कह रहा है फुजीटा स्केल यानी मापक, और चौथा कह रहा है रिएक्टर मापक। तो बताना है आपको क्या है, तो साफिर सिम्पसन मापक जो है ये प्रयोग करता है किस चीज़ के, हरिकेन की द्वारा क्षति के मापन में करता है, कितना नुकसान पहुंचा हुआ उसके बारे में करता है। इसका उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति मापन के लिए किया जाता है, किसका, साफिर सिम्पसन मापक जो है, इसके माध्यम से हरिकेन ने कितना नुकसान किया है उसका मापन किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है, बताइए। निश्चित तौर से आप बताइए कैसा है, बहुत ही जवाब आसान है, साफ मौसम का, बर्फबारी का, तूफान का, भारी वर्षा का, ठीक है। तो क्या होता है, तूफान का सूचक होता है दोस्तों। धीरे धीरे गिरना मतलब यानी कि खराब मौसम का जो सूचक होगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको हैं। तो सबसे ज़्यादा कह रहा है अचानक गिरावट का मतलब है तूफानी मौसम का ये सूचक हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे गिरना फिर उसके बाद में ऊपर बढ़ना, तो क्या हो जाएगा आपका ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें आप खुद भी थोड़ा करिए जिससे कि आप प्रेरित हों, ठीक है। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है, ये इसके बारे में प्रश्न आपको बताना है। ये तो समय समय के साथ ये दोस्तों जो चक्रवात रखे जाते हैं के नाम किए जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अरब सागर में, हिंद महासागर में जो चक्रवात आते रहते हैं उनसे संबंधित है। तो इसमें कौन सा पूछा है, भारत को प्रभावित नहीं करता है, तो ये आपको बताना है। ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, आउटडेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। आयला है, नरगिस है और थाने है, नीलम है, ये 4 चक्रवातों के बारे में कह रहा है। तो नरगिस जो आपका है, नरगिस चक्रवात जो है ये नरगिस चक्रवात भारत द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि नरगिस चक्रवात जो म्यांमार में व्यापक तबाही लेकर के आया था। ये 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है, वहाँ पर आपने देखा था इसको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में अचानक उत्पन्न होना इसका क्या कारण है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। कह रहा है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है, ये आपको ये बताना है आपको। कह रहा है समुद्री पृष्ठों में ताप निम्न होते हैं, और दूसरा कह रहा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विरले होते हैं। तीसरा कह रहा है कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। चौथा कह रहा है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ पर जो जवाब आपका होगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वह समुद्र पृष्ठों का निम्न ताप का होना होता है। यहाँ पर निम्न ताप का समुद्र पृष्ठों पर जो होना होता है, ये मेन कारण है दोस्तों। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कथन और कारण के रूप में है आपका प्रश्न, कथन में है मित्रों मेरे। कह रहा है कथन में क्या कह रहा है, चलिए कथन कह रहा है आपको और कारण कह रहा है, मत दबो भाई। चलो कथन में कह रहा है और कारण। कथन में कह रहा है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। ठीक है, तो क्या है सही है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। सही है कि गलत है, जवाब आपका आ जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कारण, नमी को जल वाष्पी, ये कौन सा शब्द है यार, नमी को जल वाष्पी के रूप में नहीं, जल वाष्प के रूप में होना चाहिए यार, यहाँ पे जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता, तापमान क्षमता, सॉरी दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 24 नंबर का था। नमी को जल वाष्प होना चाहिए, यहाँ पे जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प को रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा था वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांशों से संबंध है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जहाँ पे अक्षांश, जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा मिलेगी, तो ये बिल्कुल सही है। नमी को जलवाष्प, यहाँ जलवाष्प इसको पढ़िएगा, के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, बिल्कुल तापमान से संबंधित है। कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है, तो कथन एक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही कहता है कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, ये सही बिल्कुल स्टेटमेंट आपका हो गया। और 25 नंबर है, ग्रीष्म काल में उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है। ग्रीष्म काल में उष्मा का अनुभव होता है जब अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, जब मौसम तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। तो क्या बताना है आपको, उसे मगी मौसम कहते हैं, मालूम है दोस्तों, मगी, MUGGY, मगी कहते हैं। इसमें क्या होता है, उमस होती है बहुत ज़्यादा, मगी मौसम जिसे कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, ग्रीष्म काल में उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, उमस वाला होता है, यानी मगी वाला होता है। तो कैसा, ग्रीष्म काल में उष्मा का अनुभव होता है, यानी गर्मी लगती है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धमाकेदार छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना तो है दोस्तों, एग्जाम में कभी छोटे प्रश्न भी आते हैं, जो कि अभी देखिए आपके सामने है। ये यूपी PCS 2016 में आया हुआ है, झारखंड के PCS में। तो पूछ रहा है आर्द्रता परिणाम है किसका, आर्द्रता किसका परिणाम है दोस्तों। कह रहा है वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का। तीसरा कह रहा है उष्मा की उपस्थिति का। चौथा कह रहा है हवा में नमी की उपस्थिति का। तो क्या हो रहा है, हवाओं में नमी की उपस्थिति का कारण होगा आर्द्रता। आर्द्रता तभी होगी जब हवा में नमी उपस्थित होने का परिणाम होता है, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही जो मात्रा होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का। कह रहा है कथन और कारण पे बेस्ड प्रश्न आपके हैं। कथन और कारण पे आपको बताना है। तो कथन और कारण पे आपको कथन और कारण पे आपको प्रश्न बताने हैं। चलिए बताना है क्या,
अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए, कथन है आपका और कारण पे है। कथन कह रहा है दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब की पेटी होती है। क्या ये सही है? दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों उच्च वायुदाब की पेटी के बजाय क्या होती है? निम्न वायुदाब की पेटी। सही है क्या? ये निम्न वायुदाब की पेटी होती है। सही है कि नहीं है? देखो ऐसा समझ लो, यही बता दे रहा हूँ आपको। 0 डिग्री से आप इधर जाएंगे, 0 से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण का ये लो प्रेशर जोन होता है, निम्न वायुदाब की पेटी होती है। 30 से 35 वाला जो हिस्सा होता है, 30 से 35 डिग्री, ये हाई प्रेशर जोन होता है। फिर 60 से 65 वाला होता है लो प्रेशर जोन होता है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है। दोस्तों क्या होता है? HP होता है, हाई प्रेशर जोन होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे लो है, फिर 30 से 35 हाई है, फिर आपका जो है 60 से 65 वो लो प्रेशर जोन है, और फिर इसके बाद में हाई प्रेशर जोन है। सेम यही चीज़ें दक्षिणी गोलार्ध में भी आपकी होंगी। यहाँ पर लो प्रेशर है तो 30 से 35 दक्षिण में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और फिर इसके बाद 60 से 65 आप देखेंगे तो ये क्या? लो प्रेशर जोन हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो 90 डिग्री के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा। तो यहाँ पर पूछा है दोनों गोलार्धों में 60 से 65, तो कौन सा जोन पड़ रहा है दोस्तों? लो प्रेशर जोन का कह रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कह रहा है निम्न दाब के क्षेत्र पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी हवाएं, महासागरों पर अस्थायी क्या है? निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में अस्थायी होते हैं। तो बिल्कुल आपका जो जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। जबकि अस्थायी कहाँ होंगे? उच्च वायुदाब पर होते हैं ना। तो ठीक है, आर वाला गलत हो जाएगा, कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। कहाँ पर अस्थायी होंगे? आपको निम्न दाब के क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं, भूमि पर अस्थायी हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र का विकास प्राय जानते हैं कहाँ? स्थलीय भागों पर ही होता है, क्योंकि सूर्य की उष्मा के कारण से वहाँ की जो है उसकी उष्मा से संचलित होकर के वायु हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और उच्च वायुदाब के क्षेत्र अधिकांशतः महासागरों के ऊपर विस्तृत होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा महासागरों के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है और महाद्वीपों के ऊपर जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ये आपको जान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कथन एक सही है और कारण गलत है आपका। तो थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर का, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसके पास हार्स अक्षांश से संबंध है? कौन हार्स अक्षांश से संबंध है दोस्तों? कह रहा है 30 डिग्री अक्षांश, फिर कह रहा है 60 डिग्री अक्षांश, फिर 40 से 45 डिग्री अक्षांश कह रहा है, 45 डिग्री अक्षांश कह रहा है, और चौथा कह रहा है 23 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट का अक्षांश जो है उसके बारे में कह रहा है। तो देख लो दोस्तों, ग्लोब में मैंने बताया है आपको कि जो आपका ये 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो हिस्सा है 5 से डिग्री, फिर 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो दोनों अक्षांश है ना दोस्तों, खासतौर से दक्षिणी अक्षांश, खासतौर से का मतलब दक्षिणी अक्षांश को ही अक्षांश यहीं पे चूँकि स्थल की कमी है, लगभग 80% हिस्सा जलीय भाग का है और दक्षिणी गोलार्ध का, तो यहाँ पर खुला सागर होने के कारण से दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रचंड वेग के साथ चलती हैं। लेकिन आपको मैंने बताया ये लो प्रेशर जोन होता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण का, और 30 से 35 हाई प्रेशर जोन होता है। तो ये जो 35 से 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, यहाँ पर हवाएं बिल्कुल नहीं चलती हैं, उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है और यहाँ पर प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है। प्रतिचक्रवात की स्थिति के कारण से हवाएं यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलती हैं, शांत मौसम बना रहता है। और पहले ज़माने में जो व्यापार हुआ करता था वो शिप के माध्यम से हुआ करता था, जहाज़ों के माध्यम से हुआ करता था, और उस पर घोड़े लाद करके लोग ले जाया करते थे। और स्थिति ऐसी होती थी जब 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास जाते थे तो बिल्कुल नौका में गति नहीं रह जाती थी, वो चलने में उसको दिक्कत होती थी। तो उसको हल्का करने के लिए अश्वों को, घोड़ों को जो है जल में उतार दिया जाता था और उस स्थिति में देख दिया जाता था। बहुत सारे घोड़े मर भी जाते थे, कुछ घोड़े जो है वहाँ से निकाल लिए जाते थे, मतलब निकल आते थे। इसी कारण से इस अक्षांश को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 30 से 35 के आसपास का जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। 30 डिग्री अक्षांश के बारे में कह रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों में से आपको बताना कौन से सही हैं। पहला कह रहा है सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर विद्यमान तो वो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है। नहीं भाई, दोनों कैसे कहलाएगा? उसमें क्या कह रहा है दोस्तों? दोनों में से कह रहा है कि एक मिनट,
उत्तर सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में विद्यमान कटिबंधों को प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध हैं। अरे भाई निम्न दाब कैसे, हाई प्रेशर जोन है तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका, हाई प्रेशर जोन हो जाता है यहाँ पर हाई प्रेशर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और ये जो कह रहा है दोनों अक्षांश है ना दोस्तों, तो मोस्टली मिलता है एक ही अक्षांश पे, लेकिन ये सही आपका आंसर है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर एक दक्षिणी अक्षांश दिया होता तब भी राइट आंसर जाता, और दक्षिणी नहीं दिया है तब भी ये राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो दोनों अक्षांशों को अक्षांश का दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को जो है क्या कहा जाता है, वो उच्च अक्षांश के जो अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन पहले का जो करेक्ट हो जाएगा वही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ पर? वायुदाब सबसे कम कहाँ पर होगा दोस्तों, ये बताना है। तो कब होगा, मौसम के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कह रहा है आपको, दूसरा कह रहा है बसंत ऋतु में, तीसरा कह रहा है शरद ऋतु में, और चौथा कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम कब होगा दोस्तों? वायुदाब लो प्रेशर जोन कब बनेगा? ग्रीष्म ऋतु में बनेगा ना, जब सूरज खूब गर्मी कर देंगे, ITCZ का क्षेत्र बना देंगे, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का जो क्षेत्र बनेगा, या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला का जो क्षेत्र बनेगा, वो ग्रीष्म ऋतु में बनता है दोस्तों। ठीक है, और जब तापमान खूब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं, तो वही अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अगला है दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कह रहा है बादल परिणाम है किसका? वाष्पीकरण का। बादल परिणाम है वाष्पीकरण के, सामान्य ताप पर ह्रास दर के, तीसरा कह रहा है कैटाबेटिक ह्रास दर के, ठीक है, चौथा कह रहा है संघनन के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें बादल किसका परिणाम होता है? संघनन का परिणाम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, जल के गैसीय अवस्था के तरल तथा ठोस पदार्थों में परिवर्तित होने की क्रिया को ही जो है क्या कहलाता है? संघनन कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों को ही हिमकणों के रूप में बदल दिया जाता है। बदलने को कहते हैं, या समूह को बादल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका बादल का परिणाम हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा बादल खूब ज़्यादा वर्षा कराता है, ये आपको बताना है। कपासी बादल है, जवाब आपके पास निश्चित तौर से होगा। कपासी बादल कह रहा है, कपासी वर्षा कह रहा है, वर्षा स्तरी कह रहा है, पच्छाप कह रहा है। तो जवाब आपके पास क्या है? वर्षा स्तरी मेघ जो होता है वो क्या होता है? वर्षा स्तरी मेघ सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है। तो वर्षा स्तरी मेघ जो है यहाँ पर तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा स्तरी मेघ जिसे निम्बू स्टार्ट्स कहते हैं, निम्बो स्टार्ट्स, ठीक है, ओके, निम्बो स्टार्ट बादल कहा जाता है इसको, वर्षा स्तरीय बादल। ठीक, तो यही सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई को बादल कहते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं कौन से? सर्वाधिक ऊंचाई पे मतलब कौन से बादल रहते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों बादलों के बारे में। कह रहा है मध्य कपासी, फिर मध्य स्तरीय, फिर पच्छाप के बारे में कह रहा है। तो जान लीजिए कि सबसे ऊंचाई पर जो बादल रहते हैं, पच्छाप स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से? पच्छाप स्तरीय ऊंचाई पर पाए जाते हैं। लगभग करीब में ये 1800 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, सॉरी 18,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, 18,000 फीट की ऊंचाई पर। अब इसको कन्वर्ट करके आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के कितना मीटर बना। 1 फीट में लगभग 3.25 मीटर होते हैं। ठीक है, सॉरी 1 मीटर में 3.25 फीट के आसपास होता है। ठीक है, इसके एवरेज में हमको बताइएगा कितना हुआ कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए पच्छाप स्तरीय हो जाएगा आपका। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। और इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बारे में मेघ गर्जन इनमें से किस तथ्य के कारण होता है? तो कौन से कारण से मेघ गर्जन होता है? तो संघनन के कारण से, उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण, और तीसरा कह रहा है पर्वत विज्ञान, और चौथा कह रहा है ऊर्ध्वाधर हवा। तो इसमें से बताना मेघ गर्जन किसके कारण से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो देखिए संघनन के कारण से मेघ गर्जन होगा, बिल्कुल है, संघनन होगा तो इसमें बिल्कुल निश्चित तौर से होगा। फिर उच्च ताप एवं आर्द्रता, बिल्कुल उच्च ताप और आर्द्रता का बिल्कुल रोल इसमें है दोस्तों। और इसके बाद पर्वतीय विज्ञान, ये तो बिल्कुल विज्ञान कहाँ उसमें होगा। ऊर्ध्वाधर हवा इसका भी कारण होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा का जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहला, दूसरा और चौथे का ऑप्शन बिल्कुल दिया है। तीसरे नंबर पे ये राइट हो जाएगा आपका। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित यानी आवाज़ जो होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। इसमें से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आकाश में कपासी ऐसे रहेगा, कपासी, आकाश में कपासी छोटा सा रहेगा, सॉरी कपासी। आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, दूसरा कह रहा है दोस्तों तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, और तीसरा कह रहा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो आपको बताना इनमें से क्या होगा दोस्तों। तो इसमें से तड़ित झंझा के लिए दोस्तों कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है। थंडर, जैसे गर्जन कहते हैं, थंडर्ड, ठीक है, थंडर जिसे कहता है, जैसे गर्जना कहते हैं। तो इसमें से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है दोस्तों। आकाश में कपासी वर्षा मेघ भी ये कहाँ उत्पादित करता है, ये भी नहीं करता है। तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है वो भी नहीं होता है, आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप जान लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब बिजली के चमकने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण तापमान में अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैली, इसी कारण भयंकर आवाज़ उठती है। तो ये मेन कारण आपका रहता है, ऐसा नहीं कि उसका विशेष कारण कुछ रहा होगा। इसे ही मेघ गर्जन के नाम से आप जानते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिजली के चमकने से चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। जब बिजली चमकती है ना दोस्तों, उससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से जो है क्या हो जाए, अचानक तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और तीव्रता से अचानक फैली है ये, ठीक है। इसी कारण से भयंकर आवाज़ उठती है, ठीक है। तीव्रता से अचानक फैल जाती है ये, ठीक है। तीव्रता इतनी ज़्यादा उसमें रहती है कि बहुत अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैल जाती है ये, इसी कारण से भयंकर आवाज़ उठती है और इसी को ही मेघ गर्जन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। वो कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ क्या कह रहा है ये, कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरल तकनीक, पच्छाव मेघ विरल तकनीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 लाइनों में यहाँ पे विभक्त हो चुका है, जबकि इसको 1 लाइन में होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन, ये यहाँ पर सीधे यहाँ हो जाना चाहिए था दोस्तों, ये विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायु विलयन अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या करना है। ये IAS 19 में आया है, 2019 में प्रश्न आया है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायु विलयन, ठीक है, विलियन होना चाहिए, विलन नहीं होना चाहिए, विलयन या विलयन आप सीधे ऐसे कर दीजिए, विलय वायु विलय अंतःक्षेपण का उपयोग सुझाव देते हैं। तो इससे आपको जवाब इसमें देना है, कूट के आधार पर लीजिए कूट और जवाब दीजिए इसमें क्या कह रहे हैं ये। तो क्या कह रहा है, कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, और फिर दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए। तीसरा कह रहा है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। चौथा कह रहा है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो आपका भूमंडलीय तापन ही कम करना होगा, यही होगा आपका। इसी कारण से जो है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी का शोध कर रहे हैं, यही एक बड़ा कारण है जिसका उनका सोचना है कि भूमंडलीय तापन को कम कैसे किया जा सके, ठीक है। और इसमें एक प्रमुख तकनीक जो है पच्छाव मेघ विरलन तकनीक है जी, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, जो है वर्षा कराते हैं, पच्छाव मेघ बादलों का निर्माण करके, कुछ इस तरह के सेंस में आपको है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी IAS 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं, ये आपको बताना है ऑप्शन ले करके। चलिए बताइए कि क्या कारण है। पहला कह रहा है भूपृष्ठ से निर्मित विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, इस कारण से नहीं निकलता है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, यानी पृथ्वी का जो विकिरण है उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। तो बूंदें क्यों नहीं बनती हैं, ये क्या कारण है, बूंदें न बनने के पीछे का कारण ये आपको पूछा था। और तीसरा कह रहा है मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। और चौथा कह रहा है बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जवाब जो होगा वो बिल्कुल आपका यही बी नंबर का होगा, दूसरे नंबर का। इसमें पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, यही कारण है कि ओस की बूंदें नहीं बन पाती हैं। और ओस की बूंद बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था जो होती है वो दोस्तों क्या होती है, स्वच्छ आकाश होता है, शांत हवा हो, उच्च सापेक्ष आर्द्रता हो, ठंडी और लंबी रातें हों, तब ओस की बूंदें बनती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आवश्यक होता है। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है। ठीक है, ये भी एक चीज़ आप जाने रहिएगा, जिसमें वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवित भी हो जाती है, जिसे ओस के नाम से हम लोग जानते हैं, ओस कहते हैं उसे। ठीक है, लेकिन जब रातों में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो पृथ्वी के विकिरण को वापस कर देती है, जिससे वायु के सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापमान स्तर कम होता है और ओस नहीं बन पाती है, ये बड़ा कारण है आपका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS 2005 का है क्वेश्चन, कथन और कारण पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको देखना होगा कथन कारण में क्या कह रहा है, कथन क्या है और कारण क्या है। कथन कह रहा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। ये क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त। अभी मैंने प्रश्न बताया था दक्षिणावर्त होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये कह रहा है, फिर कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में पवन की जो वामावर्त होती है, वामावर्त मतलब होता है यानी कि आपका वामावर्त होती है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट बताना है आपको क्या है, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया, आप देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो दक्षिणावर्त हो गया, यानी दक्षिणावर्त से यहाँ को चलने वाली एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्ती, तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप जो है वामावर्ती, यानी वामावर्ती मतलब वही क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका है। दूसरा कह रहा है कारण, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। बिल्कुल, पवनों की दिशाओं का बिल्कुल कोरियोलिस बल के कारण से ही होता है। तो कथन कारण दोनों सही है दोनों दोस्तों, और पुष्टि भी कर रहा है। तो जो भी अब पुष्टि वाला स्टेटमेंट पहला ही मोस्टली सही होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आज का 39 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है कथन दे रहा है और कारण दे रहा है दोस्तों। कथन में आपका है, कथन है और कारण है। कथन कह रहा है हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होते हैं। अभी पिछला प्रश्न इसी पे था, तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्या कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में, हवा के पैटर्न, ना कि कह रहा है कि चक्रवातों के बारे में कह रहा है दोस्तों, चक्रवातों के बारे में नहीं कह रहा है। हवा का पैटर्न तो बिल्कुल यही रहता है, जबकि जब चक्रवात आते हैं तब पैटर्न बदलता है। बिल्कुल ये सही कह रहा है, हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के, दक्षिणी गोलार्ध की बात कह रहा है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होता है, घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं। बिल्कुल घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं दोस्तों, ये सही कह रहा है। और ये वही चक्रवात की बात कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होते हैं, ये आपका कह रहा है। ये हवा के बारे में कह रहा है, पैटर्न पे नहीं कह रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस बल प्रभाव से निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका
ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा के पैटर्न पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता है। कॉरियोलिस बल के कारण से ऐसा होता है, पैटर्न प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल ये सही है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के पैटर्न कॉरियोलिस बल के कॉरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं, सही है आपका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लेकिन कथन दोस्तों आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए पहला भी कथन आपका सही हो जा रहा है और दूसरा भी कथन आपका, कथन और कारण दोनों सही हो जा रहा है, तो कथन कारण की पुष्टि भी करेगा। क्योंकि देखो क्या कह रहा है दोस्तों, पहले स्टेटमेंट यहाँ दक्षिणी गोलार्ध का ले लिया था, फिर उत्तरी गोलार्ध का लिया है। भाई दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में होता है ना, यानी क्लॉकवाइज होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि क्या होता है, यानी वामावर्त होता है अपना, ठीक है, अपने वामावर्त होता है। और फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है, यानी दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। पहला और दूसरा सही, दोनों सही है और पुष्टि भी एक दूसरे की कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आज का आखिरी 40 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा ही रोचक और रोमांचक रहा सेशन। उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक लगा होगा। निश्चित तौर से कुछ अच्छी जानकारी आपको इसमें जानने को मिली होंगी। ठीक है, इसमें से निश्चित तौर से आपको जानने को मिलेंगी अच्छी जानकारी। और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, जो कि IAS 2011 में आया हुआ प्रश्न है, इसको देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त एवं अस्थायी होती हैं, क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त होती हैं, अस्थायी होती हैं, क्यों? यानी कि वही जो 40 है और 50 है और 60 है जो हवाएँ हैं, प्रचंड हवाएँ चलती हैं, इसके पीछे का कारण पूछ रहा है, क्यों अस्थायी सशक्त होती हैं। पहला कह रहा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, तो ये कारण बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक कार्य करता है, नहीं, अधिक कैसे कार्य करेगा भाई, कोरियोलिस बल तो समान रूप से कार्य करेगा, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा आपका। पहला स्टेटमेंट ही केवल सही हो जाएगा इसमें से, तो जो भी आपका आंसर होगा वो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को आपको मिले होंगी। दोस्तों ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर से एक दिन हम लोग पूरे टॉपिक को, सभी पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेकर के अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे और विथ डिटेल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आते हुए हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए खूब मेहनत करते हैं, आगे भी और भी जितना हो सकेगा वो भी प्रयास करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।